तो नमस्कार, जय जोहार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है ब्रिजमोहन प्रजापति क्लासेस में, जिसके अंदर आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 2 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को, जहां पर उनको देखने से पहले हमें फिजिक्स के कुछ मेन टर्म्स को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? V या तो फाई से। विभव को हम V या फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट, और इसकी विमा जो क्या होती है वो होती है mL2T-3A-1। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट है यहाँ हमारे पास यहाँ पर विद्युत धारिता, जिसको C से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका एसआई मात्रक होता है फैरेड, और इसकी विमाएँ होती है m-1 L-2 T-4 और A का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है ध्रुवण सदिश। ठीक है, ध्रुवण सदिश, तो ध्रुवण सदिश को P से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर, इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर स्क्वायर, और इसकी विमा होती है L-2 AT। उसके बाद है परावैद्युतांक, जिसको K से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, परावैद्युतांक को K से प्रदर्शित किया जाता है। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, और ये जो है विमाहीन रहती है। मात्रक नहीं होता तो इसकी विमा भी नहीं होती है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो है सेकंड क्वेश्चन को देखना है, और सेकंड क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जिसको मैं टिक लगा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है? यदि किसी दिए हुए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो क्या उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान भी शून्य होगा? ये बताना है आप लोग को। ठीक है, तो इसका आंसर है नहीं। पहली बात ये है कि इसका आंसर है नहीं। V का मान यानी E का मान ज़ीरो होने से ज़रूरी नहीं है कि V का भी मान क्या हो? जीरो हो। अब क्यों नहीं होगा उसका रीज़न यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बोला गया है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कि विभव प्रवणता से क्या होती है, E का मान होता है -dV/dr, जहाँ से E को अगर ज़ीरो कर देते हैं तो V क्या मिल जाता है? एक कांस्टेंट मिल जाता है। इस प्रकार आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, किंतु उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान और नियत रहता है। यह विभव बाह्य पृष्ठ पर विभव के तुल्य होता है ना। यानी मतलब अगर सपोज करते हैं हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ऐसे यहाँ पर, तो इसके इस पॉइंट पर विभव देखें और इसके सरफेस पर विभव देखें, तो दोनों के मान क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल ही हो जाएंगे, बराबर ही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च आवेश से आवेशित एक खोखले गोली चालक के अंदर एक व्यक्ति धक्के का अनुभव नहीं करता, क्यों? देखिए, अब इसको जानने से पहले हम सभी जानते हैं कि मान लो अगर हम एक खोखले गोली चालक को रखते हैं और उसके अंदर हम अगर मान लो आवेश को प्रवाहित करते हैं, ऐसे आवेश को प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो आवेश क्या होता है? इसके बाहरी पृष्ठ पर तो समान रूप से प्रवाहित हो जाता है, लेकिन इसके अंदर पर Q का मान क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर रखनी है। बस यही चीज़ है जो आपको ये आंसर्स रीड कराने के लिए, आंसर्स को बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से धक्का अनुभव करने के लिए विभवांतर होना चाहिए। पहली बात यह है कि वहाँ पर तो Q का मान ज़ीरो होता है। क्लियर है सभी का? दूसरी बात यह है कि वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी V1 और V2 के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए वो, है ना। तो यहाँ पर बोला गया धक्का अनुभव करने के लिए विभवांतर होना चाहिए। खोखले गोली चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव तो एक समान होता है और नियत होता है ना। अतः वह क्या? समविभव पृष्ठ के समान कार्य करेगा। अतः गोली चालक और उसके अंदर खड़े व्यक्ति के बीच कोई विभवांतर नहीं होता, जिससे व्यक्ति धक्के का अनुभव नहीं करता। अगर उसके अंदर में चार्ज ही नहीं है, उसके अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो फिर वो किस प्रकार से वो धक्के का अनुभव करेगा? नहीं करेगा ना। क्लियर है? चलिए अभी इसके बाद किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो आपको इसका एक छोटा सा आंसर लिखना है कि किसी चालक के अंदर आवेश का मान शून्य होता है। ठीक है, और इसी वजह से उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होती है। बस इतने आंसर लिखना है आपको, इससे ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, इसको भी आपको करना है ना, इसको तो ज़रूरी है, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे MIMP लगा सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगला प्रश्न हमें देखना है। बोला गया है समांतर प्लेट वायु संधारित्र के पट्टों के बीच की दूरी कम रखी जाती है, क्यों? तो यहाँ पे आंसर इसका यहीं पे दिया गया है कि दोनों पट्टों के बीच की दूरी कम होने से उनके मध्य की बल रेखाएं परस्पर समांतर हो जाती। चित्र जैसे हम बनाते थे
इस यहाँ पर चित्र बनाते थे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर क्या हम बल रेखाओं को ऐसे प्रदर्शित करते थे, ठीक है, और कुछ ऊपर से प्रदर्शित करते थे, है ना, क्योंकि यहाँ पर बल रेखाएं समांतर हो रही, फलस्वरूप उनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। तो यही जो रीज़न है कि इसमें उनको पास में रखा जाता है। अब रेडियो सेट में किस प्रकार का संधारित्र प्रयोग किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। परिवर्ती समांतर प्लेट संधारित्र प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कारण है कि संधारित्र में किसी धातु को वैद्युत रूप से प्रयोग नहीं किया जाता? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से हमें क्या देखना पड़ेगा, किसी मतलब धातु विद्युत का चालक होता है, सभी को पता है धातु विद्युत का चालक है। यदि दोनों प्लेटों के बीच में धातु प्रयुक्त कर दिया जाए तो विद्युत का प्रवाह एक प्लेट से दूसरी प्लेट में होने लगेगा, फलस्वरूप दोनों प्लेटों का विभवांतर शून्य हो जाएगा और अब संधारित्र की तरह कार्य नहीं करेगा। मतलब समझना, ठीक है, जैसे मान लो ये प्लेट है, इसके बीच में अगर हमने मान लो कोई चीज़ रखा और ये जो है मान लो वायु के बदले कोई चालक रखा, तो यहाँ से चार्ज हमने दिया वो इधर पर आ गया, तो यहाँ पर V1 और V2 का मान अगर हम देखेंगे V1 माइनस V2 तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और V1 और V2 पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, विभवांतर शून्य हो जाएगा, और अतः अब संधारित्र की तरह कार्य नहीं करे, वो संधारित्र अगला हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्या कारण है कि संधारित्र में किसी धातु को परावैद्युत के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? मतलब जैसे हम परावैद्युत होता है, जैसे माइका हो गया, अभ्रक हो गया, कागज हो गया, इसी तरीके से धातु को क्यों प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसका रीज़न हमें लिखना है, चूँकि धातु जो है विद्युत का चालक होता है। यदि संधारित्र में परावैद्युत के रूप में धातु का प्रयोग किया जाए तो विद्युत का प्रवाह एक पट्ट से दूसरी पट्टी में होने लगेगा, फलस्वरूप दोनों पट्टों का विभवांतर शून्य हो जाएगा, अतः अब संधारित्र की तरह कार्य नहीं करेगा। क्लियर आप सभी को? चलिए भी यहाँ पर भी एक क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, संधारित्र की दोनों पट्टों के मध्य परावैद्युत माध्यम रखने पर उसकी विद्युत धारिता क्यों बढ़ जाती है? तो इसका आंसर यहीं पे दिया हुआ है, क्या परावैद्युत पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन परमाणु के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को आवेशित संधारित्र की पट्टी के बीच रखा जाता है तो परमाणु विकृत हो जाता है, उनके धनावेशित भाग ऋणावेशित पथ की ओर तथा ऋणावेशित भाग धनावेशित पथ की ओर विस्थापित हो जाते, जैसा कि ये चित्र में दिया गया है। अतः परावैद्युत माध्यम के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है जिसकी दिशा मुख्य क्षेत्र के विपरीत होती है, फलस्वरूप दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है, अतः तीव्रता कम होने से विभवांतर भी कम हो जाता है, अतः संधारित्र की विद्युत धारिता बढ़ जाती है। अगर विभवांतर कम हो जाती है तो समझना जैसे C का क्या होता है, Q/V होता है, और V का मान घटने पर C का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला देखेंगे क्वेश्चन। चलिए नहीं है, इतना ही क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। इसमें अगर हम देखें क्वेश्चन तो मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन होंगे जिनको आपको पढ़ना है। इन सभी क्वेश्चन को आपको अपने नोट्स में प्रिपेयर रखना है। थैंक यू सो मच।